चलिए दोस्तों, आज हम एक नया कहानी का पढ़ेंगे जो नलिन बिलोचन शर्मा का लिखा हुआ है और कहानी का शीर्षक है 20 के दांत। वैसे मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में। नलिन बिलोचन शर्मा का नाम जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। ये जन्मा भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शक और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोदय अध्यापक एवं पंडित रामावतार शर्मा के श्रेष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावली शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 20 के दांत शीर्षक। तो इसमें कुछ है, बहुत अच्छी एक कहानी प्रस्तुत है। तो चलिए देखते हैं 20 के दांत का। हम कहानी स्टार्ट करते हैं। सेन साहब की नई मोटरसाइकिल बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। काली चमकती हुई स्टीमर इंड जैसे वॉयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजील और नमीज की जो जीती जागती मूर्त ही हैं। मिस्टर एंड मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए, यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि वे बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खिंचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रख सकता। जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उनकी कोई उम्मीद दोनों को का बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। दूसरी तरफ की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात
तो यह है कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों का भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइवर रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विपक्ष का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, क्यों क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए न, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडर गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी नहीं यही इंतज़ार किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठक्की पिट्टे किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ़ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइवर रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनकी लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा था, पर समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उनकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे भी ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि आपके बच्चे के लिए विषय में क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और पश्चात व्यज्ञा पर ऐंठकर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं की साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा तो मैंने उससे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बढ़े शयन पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वहाँ फिर से ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब अपने लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोग ने
बड़ा शरारती हो गया कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। इसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी हो गई कि शायद देखना चाहता रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सेन साहब खोखा को वह ज़मीन पर रख कर अपने दोस्तों के उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्र की भविष्य देखी नहीं देखने को भी तो कुछ समय पाते। इसमें सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रख कर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों के भविष्य देखते या नहीं देखते तो कुछ समझ पाते, इसमें शक की ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अपने चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, ज़रा दूसरे चक्कों को भी देखो और पंप ले आकर हवा भर दो। हवा भर दो और हाँ, कुर्सियाँ लान में लगान दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्कर लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो काजू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चले गए। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लान की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेयर को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी का था और अहाते के एक कोने में इतना साला बुरा दिखा अहाते में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलिस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मैंने मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और छटपटाता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था, उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चिल्लकार से सेनों का आरामदेह सेनागार गूंज गया। आराम में खलस पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है।
मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूँ। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पेयर द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कोए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्द्र रुद्र रूप गया था। खैरियत थी। उसकी सिसकियाँ सेनों के सेनागार तक नहीं पहुँच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बैठा मामला हो गया। शाम से के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बंगला वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्राणादित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते हुए जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है। भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू तैश में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताव मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद कर अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन अब उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झड़काकर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की नजबीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की टुन टुन की आवाज़ सुनकर
गिरधर बाहर निकल गया। मदन की अम्मा भी उसके साथ ही। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुर के साथ गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत पीस लिया। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसके लपकर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेत पर वाही अल्लाह और औरों के साथ बोल रहा उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दांत तोड़ दिए। हा 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 हा। इस तरह से कहानी का अंत होता है। और दोस्तों ज़रा लाइक्स और कमेंट्स किया कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का कहानी सुनने के लिए।